शीला आज भी सियर उठती है जब जब सोचती है उस रात के बारे में। कहते हैं ना कि किसी लड़की के लिए उसकी पहली रात सुहाग रात बहुत अनोखी और नई रात होती है। पर शीला को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी की पहली रात उसकी सुहाग रात ही उसके लिए मनहूस रात की तरह बीतेगी। पर अब क्या किया जाए। यूँ तो कहने को आज भी शीला की हर रात सुहाग रात होती है, पर उन हर रातों को उसका पति अलग अलग होता है। जी हाँ, एक काला सच शीला की जिंदगी का। कितनी हंसमुख और कितनी भोली थी शीला, यथा नाम तथा गुण, बहुत ही शालीन और शांत स्वभाव की लड़की। उम्र के 19वें बसंत में उसके हाथ पीले कर दिए गए। क्या करें, कहते हैं ना कि अंगूर की बेल और गरीब की बेटी कितनी जल्दी बढ़ जाती है, किसी को पता नहीं चलता। दीनानाथ काका की इकलौती बेटी शीला, रंग हल्का दुधिया और माथे पर दाएं तरफ जन्मजात काला टीका उसके रूप में 4 चांद लगाता है। दीनानाथ उर्फ दीनू काका एक मजबूर बाप जिसने केवल मिट्टी, गारे और पत्थर को तोड़कर अपनी जिंदगी गुजार दी। हाँ, कभी कभी वो दिन भी देखे थे दीनू काका ने कि सुबह मजदूरी पर निकले और सांझ ढले लौटे तो सिर्फ खाली हाथ और आंखों में अगले दिन की मजदूरी की जदोजहद लेकर कई रात तो केवल पानी और उबले चने में निकाल दिए। जब शीला 15 साल की हुई तो दीनू काका को चिंता सताने लगी कि लड़की सयानी हो गई, अब तो कैसे न कैसे शीला के हाथ पीले कर दे और शायद उस कच्ची उम्र में शीला का विवाह हो जाता अगर ये सरकारी नियम ना होता तो। रो धोकर किसी तरह दीनू काका ने लड़की के 18 साल पूरे होने की राह देखी और जिस दिन शीला 18 साल की हुई उसी दिन से दीनू काका ने शीला के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बीते और हफ्ते महीनों में, पर कोई रिश्ता समझ ना आए। ऐसा नहीं है कि लड़की खराब है या कोई कमी है, पर हैसियत से ज़्यादा दहेज एक गरीब जुटाए तो कैसे, क्योंकि दिन भर की मजदूरी के बाद बड़ी मुश्किल से तो 4 रोटी मिलती है परिवार को, अब दहेज का इंतजाम करे तो कैसे। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। यूं ही बातों बातों में दीनू काका को 4 गांव दूर का रिश्ता पता चला। बेचारा मजबूर बाप चल दिया एक और कोशिश में। लड़का किसी बड़ी फैक्ट्री में मजदूर है, 5,000 रुपए मिलते हैं महीने के, रहने को 2 कमरे का घर और खाने को 2 वक्त का खाना, और क्या चाहिए। जैसे तैसे बात हुई, लड़की पसंद आ गई और शीला ने भी रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के ने भी अपने विचार रखे, कुछ नहीं चाहिए दहेज में, न घोड़ा न गाड़ी, न कपड़े न लत्ते, न बर्तन न भाड़ा। आज दीनू काका के माथे पर चिंता की लकीरें मिट गई, न हल्दी लगी न फिटकरी, और इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। दिन वगैरह देखकर शादी कर दी गई और शादी की रात दीनू काका के दिल का बड़ा सुकून मिला। शीला भी बहुत खुश थी, पर उसे क्या पता था कि चंद पलों में उसकी खुशी एक कड़वे हकीकत में बदलने वाली है, और वो हकीकत उसके हर सपनों को चूर चूर कर देगी। सुहाग की सेज पर वो बैठी थी, नए नए सपने सजा रही थी और सोच रही थी कि आज वो एक लड़की से औरत बनने वाली है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी अपने हमसफर के साथ। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और देखते ही देखते आधी रात का समय हो गया और शीला भी उन्नीदी सी होने लगी, पर आज उसकी आंखों में नींद भी न आ रही थी। यही सोचते सोचते थकान से चूर होकर वो सुहाग रात के बिस्तर पर निढाल हो गई, और तभी अचानक उसके कमरे में एक आदमी आया दूल्हे के लिबास में, और शीला भी मध्यम रोशनी में उसे देखने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वो आदमी उसके पास आने लगा और फिर सुहाग के बिस्तर में बैठ गया, और इतने में शीला सहर उठी। फिर जैसे ही उस आदमी ने शीला को छुआ तो शीला के बदन में सिरहन दौड़ने लगी और शीला अपने बदन पर उसके ठंडे ठंडे हाथों को महसूस करने लगी।
पर शीला की खुशियों को गम में बदलते देर न लगी, क्योंकि वो आदमी खुद को भी और शीला को भी बेलिबास करने लगा। पर क्या वो आदमी शीला का पति था? क्यों वो शीला पर अपना हक जता रहा था? शीला भी आंखें बंद कर उसका साथ निभा रही थी। अब शीला के बदन में सिर्फ पेटीकोट और ब्रा था और शीला नए नए सपनों से अपने जीवन को सजाने में लगी थी। पर जैसे ही शीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो अर्धनग्न थी और कोई अनजान मर्द उसके बदन को छू रहा था। शीला ये देखकर बहुत डर गई और उसने बड़ी तेजी से उस मर्द को अपने दूर धकेल दिया और अपने अर्धनग्न जिस्म को चादर से छिपा लिया। और फिर शीला ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रात बिताने आया हूँ। तुम्हारे पति ने मुझसे सौदा किया है एक रात बिताने का, उसे कीमत दी है मैंने तुम्हारे साथ सुहाग रात निभाने की। शीला बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और शीला शोर मचाने लगी। शीला की आवाज़ सुनकर शीला का पति अंदर आता है। शीला का पति बोला, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? शीला आदमी की तरफ इशारा करके बोली, ये आदमी कौन है और ये बोल रहा है कि तुमने मेरा सौदा किया है? शीला का पति बोला, हाँ ये सच बोल रहा है और मेरी जगह तुम्हारे साथ ये सुहाग रात मनाएगा। ये सुनकर शीला अंदर तक हिल गई और न चाहते हुए भी उसके आंसू आ गए। शीला अपने पति से बोली, क्या सोचकर तुमने मेरा सौदा किया? शीला का पति बोला, देखो शीला, तुम सच सुनकर रह नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मना सकता और न ही तुम्हें तन का सुख दे सकता हूँ। इतना सुन शीला और ज़्यादा टूट गई। ना चाहते हुए भी शीला ने खुद को उस आदमी को सौंप दिया और वो रात भर अपने जिस्म का बलात्कार होते हुए देखती रही। आज वो एक कुमारी लड़की से औरत तो बन गई थी, पर अपने जिस्म से आज उसे न जाने कैसी बदबू सी आ रही थी। सुबह होते हैं वो मर तो चला गया, पर शीला के जहन में सिर्फ पिछली रात की धुंधली तस्वीरें ही चलती रही और शीला खुद के उघारे और चोटिल बदन को निहार कर रोती रही और खुद से ही सवाल पूछती रही कि क्या एक लड़की होने की सजा थी या एक गरीब की बेटी होने का कसूर। शायद इसी उधेड़-बुन में खोई खोई सी थी कि अचानक ही उसके कानों में उसके पति की आवाज़ पड़ी। शीला का पति बोला, चलो अब उठ भी जाओ और नहाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम दोनों ये शहर घूमेंगे। शीला बोली, अब बचा ही क्या है मुझ में जो तुम इतने हक से मुझसे बात कर रहे हो? और कहाँ जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? क्या रिश्ता है अब तुम्हारे मुझसे? क्यों मैं निभाऊँ ये घुटन भरा रिश्ता? क्या इसलिए तुमने मेरी मांग भरी थी? क्या सिर्फ किसी और मर्द के लिए मुझसे विवाह किया था? इन किसी सवालों के जवाब नहीं थे शीला के पति के पास। बस वो सिर झुकाए शीला के सामने खड़ा रहा और बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, देखो शीला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो गलत था, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारे कभी तन की प्यास नहीं बुझा सकता, पर कभी तुम्हारे दामन में दाग नहीं लगने दूंगा। तुम चाहो तो मुझे माफ़ ना करो, पर मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। शीला आवेश में आकर बोली, जब तुम नपुंसक थे तो क्यों मुझसे विवाह किया? क्यों मेरी जिंदगी को नरक बना दी? क्या सिर्फ इसलिए कि हर रात नए नए पति बुलाकर मेरे जिस्म को बेचकर कमाई कर सको? शीला का पति बोला, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, पर सच तो ये है कि तुम्हारे पिता की मजबूरी के चलते मैंने तुमसे विवाह किया है। शीला बोली, अब तुम अपनी गंदगी को मेरे पिता की मजबूरी का नाम दे रहे हो। शीला का पति बोला, नहीं शीला, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर सच यह है कि जब तुम्हारे पिता आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर, तो मैंने उन्हें अपनी कमजोरी बता दी थी और सोचा था कि शायद वो इस रिश्ते से मनाही कर दे, पर तुम्हारे पिता ने सोचा कि बिना दान दहेज तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, तो उन्होंने भी हामी भर दी और तुम भी बहुत खुश थी इस विवाह के लिए। शीला बोली, कैसे यकीन करूं कि तुमने मेरे पिताजी को अपनी नापुंसकता के बारे में बताया था?
शीला का पति बोला, क्या तुम सारी हकीकत सुनकर सह पाओगी? शीला बोली, जब खुद के बलात्कार को होते सह लिया तो अब क्या कुछ नहीं सह पाऊंगी? शीला का पति बोला, तो फिर सुनो, हर रात जो आदमी तुम्हारे साथ सोएगा वो एक कीमत देगा जिसका आधा हिस्सा मुझे तुम्हारे पिता को देना होगा और आधा हिस्सा हमारा होगा। यही हम दोनों के बीच तय हुआ है। अगर तुम्हें अभी भी यकीन न हो तो तुम खुद अपने पिता से पूछ सकती हो। यकीन तो शीला को अब भी नहीं हुआ कि जो कुछ उसके पति ने कहा उसमें जरा भी सच्चाई है, पर शीला की मजबूरी ऐसी थी कि ना चाहकर भी शीला को यकीन करना हुआ। शीला अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का अंत होते देखकर खूब रोई, पर वो करे भी तो क्या जब अपना पति और पिता दोनों ही उसका सौदा कर बैठे हों। शीला ने इस बात को स्वीकार कर लिया और खुद को संभाला। दिन भर तो खूब रोई और खुद की बदकिस्मती को कोसा, पर सांझ ढलते ढलते उसने हालातों से और अपनी बर्बादियों से समझौता कर लिया और फिर से वो तैयार हो गई नई नवेली दुल्हन की तरह एक नए पति के साथ सुहाग रात मनाने की खातिर। और जैसे जैसे सांझ ढलने लगी और रात गहराने लगी, शीला खुद को पेश कर दिया एक नए मर्द के हाथों में। कहते हैं ना, इंसान कीमत देता है तो फायदा भी उठाता है, और हर रात कोई ना कोई मर्द शीला के साथ एक रात की कीमत चुकाकर शीला पर अपनी मर्दानगी दिखाता है। शीला भी खुद को हालातों के आगे बेच चुकी थी। क्या करती वो? हर रात एक बंद कमरे में शीला किसी गैर मर्द के साथ रहती और सुबह अपने जिस्म पर बने नाखूनों के निशान तो कहीं दांत से कटे गए निशान को देखकर सुबह उठती। हर रोज होने वाले बलात्कार की जस्मदीद और इकलौती गवाह थी वो। यूं तो अब शीला ने हालातों से समझौता कर लिया है। कहने को तो उसकी मांग में किसी के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, पर हर नई शाम को उसके कितने ही पति उसके साथ सुहाग रात मनाने को तैयार बैठे रहते हैं। और शीला ने भी अपनी आत्मा की पुकार को सुनना भी बंद कर दिया था, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद शीला का जिस्म तो जिंदा था, पर उसके अंदर की औरत मर चुकी थी। एक दिन शीला के मायके से खबर आई कि दीनू काका इस बेदर्द दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में शीला अकेली थी। हाँ, कहने को उसका पति जिंदा था, पर आज शीला ने उस मर चुके पति पत्नी के रिश्ते की भी दिलांजलि दे दी थी। अब शीला की एक पहचान हो गई थी। पहले तो शीला सिर्फ रात के अंधेरे में अपनी मर्जी के खिलाफ नोची जाती थी, पर जिस दिन दीनू काका का देहांत हुआ उसके बाद से शीला ने एक कोठे का रुख अपना लिया और अपनी खुशी से पहली बार किसी और मर्द के बिस्तर पर थी। आज शीला को अपने ऊपर न शर्म थी और न कोई पश्चाताप। उस कोठे में शीला ने ग्राहकों पर अपने हुस्न का जादू चलाना शुरू कर दिया। अब जिस कमरे में शीला होती थी उस कमरे को सुहाग की सेज की तरह सजाया जाने लगा, और शीला को अब रात भर नहीं सिर्फ कुछ वक्त की मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। कहते हैं ना, वक्त रुकता नहीं, चलता रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ शीला के साथ। शीला थी तो औरत की तुलना धरती से की गई है। जिस प्रकार धरती किसी भी बीज को अपनी कोख में पालकर उसका सीजन करती है, उसी तरह शीला ने भी किसी की बीज से गर्भधारण कर लिया और एक निश्चित समय के बाद उसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। दूध से सफ़ेद वो नन्ही सी गुड़िया किसी खिलौने से कम ना थी। शीला ने उसे नन्ही सी जान को नाम दिया कमल, क्योंकि जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है पर कभी कमल में कीचड़ नहीं लगता, उसी तरह शीला ने भी सोचा कि वो अपनी नन्ही सी जान को इस कोठे की दीवारी से बाहर रखेगी। समय अपनी गति से चलता रहा। जब कमल इतनी समझदार हो गई कि उसे खुद से दूर करना पड़ जाए, तो शीला ने कमल को शहर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया और उसके आने वाले भविष्य के सपने देखने लगी। कहते हैं ना, वक्त को बीतने में वक्त नहीं लगता। देखते ही देखते 12-13 साल निकल गए और कमल बोर्डिंग स्कूल से निकलकर अब कॉलेज जाने लगी। कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो, और कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी विकराल आग को भड़काने के लिए काफ़ी होती है।
कुछ ऐसा ही हुआ शीला और कमल की जिंदगी में। कमल अब लगभग 21 या 22 साल की हो चुकी थी और अब उसे समझ आने लगा था कि तवायफ कोठा रात बिताने का क्या मतलब होता है। शीला एक औरत है, एक माँ है। अपनी जिंदगी के इतने साल उसने कमल को खुद से दूर रखा कि कहीं कमल को वो सब न सहना पड़े जो उसने सहा था। पर कब तक शीला कमल को खुद से दूर रखती। इस बार कमल के कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो शीला ने कमल को अपने पास बुला लिया। कमल भी बहुत खुश थी कि इतने सालों के बाद ही सही शीला ने उसे अपने पास बुलाया और कमल भी अगली ट्रेन से शीला के पास जाने को निकल गई। रात भर का सफर उसने जागते हुए बिताया और सुबह की पहली किरण के साथ ही ट्रेन कमल के गंतव्य स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। कहते हैं ना कि हर एक नई जिंदगी की कभी न कभी नई शुरुआत होती है। शायद आज कमल की जिंदगी की भी नई शुरुआत होने को इस स्टेशन के इंतजार में थी। कमल स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो स्टैंड के पास पहुंची और उसने एक ऑटो वालों से मोल भाव किया। पर जब कमल ने उस ऑटो वालों को अपने गंतव्य का पता बताया तो ऑटो वालों ने कमल को बेहद ही तिरछी निगाहों से देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। शायद ऑटो वाले ने समझा कि जिस पते पर कमल जाना चाहती है शायद कमल भी उनमें से एक है जो अपने जिस्म का सौदा करती है। पर उस ऑटो वाले की ये गलत फहमी ही कमल की जिंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत करने वाली थी। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर कमल को बैठा लिया और अपना ऑटो चला दिया और ऑटो वाला साइड मिरर से बार बार कमल को देख रहा था और शायद अब ऑटो वाले के कुछ बेगैरत से अरमान हिलोरे मारने लगे थे। अचानक से ऑटो वाले ने सड़क के किनारे ऑटो को रोक दिया और कमल से कहा कि ऑटो में कुछ दिक्कत आ गई है। कमल ने भी उस ऑटो वालों की बातों में विश्वास कर लिया और बेफिक्र होकर ऑटो में बैठी रही। कहते हैं ना कभी कभी इंसान को कुछ पूर्वाभास होते हैं। कमल को भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है क्योंकि ऑटो को रुके हुए 40 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। अचानक से कमल को ऐसा लगा कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर ऑटो से बाहर खींचने लगा। कमल अपने बचाव में उसका विरोध कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक नौजवान लड़का मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। तो उसने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। कमल की आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने पूरी ताकत लगाकर कमल को बचाया और उस ऑटो वाले को अच्छा सबक सिखाया। फिर उस लड़के ने कमल से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। कमल ने उसे अपना पता बताया और उसके बाहों में खुद को सिमट कर रोने लगी। उस लड़के ने कमल को सहारा दिया और कमल को उसके बताए गए पते पर सुरक्षित छोड़कर आया। कमल ने उस लड़के को अंदर आने को कहा पर उस लड़के ने हिचकते हुए वहां से रवानगी ले ली। पर कमल से वादा किया कि एक ना एक दिन वो कमल से जरूर मिलने आएगा। प्रतीक वही लड़का जिसने कमल को सुरक्षित उस बदनाम गली तक छोड़ा था कि आंखों में आज रात नींद नहीं थी। हाँ, पर हर एक मिनट में उसकी आंखें बंद होती थी क्योंकि आंखें बंद होते ही कमल उसकी यादों में आती थी। और यहाँ कमल भी कुछ बेचैन सी थी, शायद बहुत दिनों के बाद हॉस्टल छोड़ने की बेचैनी या इस उम्र में प्रतीक का मिलना। पर कमल का दिल ये मानने को तैयार ना था कि कमल को उस अनजान लड़के की तरफ आकर्षक हो रहा है। इंतजार की ये रात कमल और प्रतीक को बहुत लंबी लग रही थी। न जाने क्यों, पर शायद प्रतीक और कमल एक दूसरे से इश्क कर चुके थे, लेकिन इस बात से दोनों अनजान भी थे। किसी तरह वो रात तो कट गई और सुबह करीब 6 बजे प्रतीक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। पर आज वो उस हाईवे तरफ ना जाकर न जाने क्यों शहर की बदनाम गलियों तरफ चल दिया। कहते हैं ना, दिल के तार जुड़े हैं तो धड़कनें भी जुड़ेगी। कुछ ऐसा ही हुआ कमल और प्रतीक के साथ। प्रतीक न चाहते हुए भी न जाने क्यों आज उस कोठे के सामने ठहर सा गया था जहां उसने पिछले दिन कमल को छोड़ा था। और कमल भी न जाने क्यों सोचती हुई अपने कमरे की खिड़की में आ गई और अपने कोठे के आसपास के नज़ारों को देखने लगी और उसकी नज़र प्रतीक पर पड़ी। प्रतीक को देखकर पहले तो कमल शर्मा गई, पर फिर उसने प्रतीक को देखकर अपना हाथ हिलाया जैसे वो प्रतीक का ही इंतजार कर रही थी
और प्रतीक ने भी जवाब में हाथ हिलाया। प्रतीक कमल को देखकर मुस्कुरा उठा और फिर वो अपनी वाक के लिए चला गया, पर उसकी गर्दन बार बार कमल के घर की तरफ जा उठती थी। शायद मोहब्बत का बीज दोनों के दिल की जमीन में जुत गया था और अब सिर्फ कुछ दिन में ही उस बीज ने दिल में पनपना शुरू कर दिया था। कमल अभी तक शीला के इतिहास से अनजान थी, पर उसे पता था कि कोठा क्या होता है। शीला भी अभी कुछ ज़्यादा उम्र की नहीं हुई थी। वो अभी कुछ 40-42 साल की स्त्री बन जी रही थी, पर उसके शरीर आज भी इतने मदमस्त थे कि किसी नवयुवक से लेकर एक 65 साल के वृद्ध के जिस्म में करंट दौड़ा दे। शीला आज भी अपने जिस्म को बेचती थी, पर कमल के आ जाने के बाद उसने अपने ग्राहकों की संख्या बहुत कम कर दी थी, क्योंकि शीला चाहती थी कि कमल इस गंदे दलदल में ना जाए, क्योंकि शीला की नज़रों में कमल आज भी बच्ची ही थी और कमल भी इस बात से अनजान थी कि उसकी माँ को पेट पालने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है। पर जंगल की आग और बदनाम गलियों के चर्चे उड़ते उड़ते कमल के कानों पर भी पड़े, पर कमल ने इस और ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने सुना कि इस बदनाम गलियों में लोग सिर्फ उसकी माँ के लिए आते हैं, तो उसे इस बात का यकीन न हुआ। प्रतीक भी आजकल अपना रास्ता बदल बदल कर किसी न किसी बहाने से कमल को देखने उन बदनाम मोहल्ले के चक्कर लगा लेता था, पर कई बार प्रतीक को कमल नहीं दिखती थी। प्रतीक और कमल जब एक दूसरे को देखते थे तो दोनों एक दूसरे की निगाहों में गुम हो जाते थे। कहते हैं ना, इश्क का मर्ज हुआ तो जमाने को खबर पहले होती है। प्रतीक और कमल की मोहब्बत के चर्चे भी शहर भर में आम हो रहे थे, पर लोगों के जुबान पर एक बात हमेशा रही कि कमल भी उस बदनाम गली की एक तवायफ है। कमल जो इन बातों से अनजान थी, एक बार उसने देखा कि एक आदमी जो लगभग उसकी माँ की उम्र का था, उसने शीला से गुपचुप कुछ बातें की और इशारे ही इशारे में इनकी बातें खत्म हो गई, पर कमल उनकी बातें समझ ना पाई। उसी शाम को जब अंधेरा बांधा तो कमल ने देखा कि चोरी छुपे वही आदमी शीला के साथ शीला के कमरे में जा रहा है और कमरे का दरवाजा शीला ने बंद कर दिया। कुछ देर कमल वहीं खड़ी थी और मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि शीला की मदमस्त सिसकियां कमल के कानों में पड़ी तो कमल को समझते देर न लगी कि अंदर के कमरे में क्या हो रहा है। और कमल अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई, क्योंकि उसकी माँ को पेट की खातिर खुद को बेचना पड़ता है। कमल को आज इतना दुख हुआ कि कमल के पालन पोषण के लिए शीला को अपनी इज्जत न जाने किन किन लोगों के सामने उतारनी पड़ी और न जाने कितनी रातों को शीला किसी और के बिस्तर की रंगी नियत बनी। पर कहते हैं ना कि इंसान की मौत झूठ से नहीं, आधे सच के जहर कारण होती है, और शीला के तवायफ बन जाने की हकीकत कमल को नहीं पता थी। इसलिए आज उसे अपनी माँ शीला से घिन आने लगी थी। कमल की आंखों में आंसुओं का सैलाब था तो दिल में सवालों का तूफान, पर कमल ने कुछ देर बाद अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और दिल के सवालों को दिल में ही दफन कर दिए। अगली ही सुबह बिना किसी को बताए कमल अपना सारा सामान लेकर उस बदनाम गली से निकल गई। न उसे पता था कि कहाँ जाना है और न उसने कुछ सोचा था। उसे तो बस अपनी माँ से इस बदनाम गली से और इस शहर से बहुत दूर चले जाना था। पर कोई था जिसने कमल को जाते हुए देख लिया था। वो उसे रोकना चाहता था, पर कमल को रोकने का कोई बहाना भी नहीं मिल रहा था और कमल को जाते हुए सिर्फ देखता ही रहा। वो और कोई नहीं, प्रतीक था, जो कमल से मोहब्बत करता था। कमल को जाते हुए देखता रहा जब तक कमल उस बदनाम गली से बहुत दूर नहीं चली गई। अब प्रतीक की आंखों के सामने सिर्फ क्षितिज था, जहां आसमां और धरती एक दूसरे से मिलते हैं। प्रतीक एक पल को तो भाव शून्यता के गर्त में चला गया, पर अगले ही पल प्रतीक इस हकीकत की दुनिया में लौट आया था और प्रतीक की आंखों में कुछ बिखरे से सपने और आंसू ही रह गए थे। कमल भी न जाने किस राह चल पड़ी थी। शायद शून्य की तलाश में वो खुद सुन्न हो चली थी। रोते हुए और पैदल चलते हुए वो स्टेशन आ गई थी और बिना टिकट के ही पहली ट्रेन में बैठ गई थी।
पर शायद किस्मत उसे उसकी ज़िंदगी के उन अनजान हकीकत से रूबरू कराना चाहती थी जो आज तक कमल के लिए अनजान थे। ट्रेन में बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, पर ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। कमल उस ट्रेन में बैठे बैठे रोती रही और पिछली रात की हकीकत को याद करती रही। तभी कमल ने देखा कि प्रतीक उसे ढूंढते हुए स्टेशन पर आ गया था। शायद कमल को यकीन था कि उसकी मोहब्बत यूं ही बेकार नहीं होगी, और हुआ भी यही। प्रतीक कमल को लेने आया था। कमल ट्रेन से उतर आई और प्रतीक के गले लग गई। वो प्रतीक से लिपट कर रोती रही और अपने दर्द को हल्का करती रही। प्रतीक भी उसे सहारा दे रहा था, क्योंकि प्रतीक को भी जीने की एक वजह मिल गई थी, जो शायद कमल की वजह से थी। प्रतीक कमल को समझा बुझाकर अपने साथ ले आया, पर कमल का मन नहीं था कि वो वापस कोठे में जाए, इसलिए वो प्रतीक के घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगी। पर कहते हैं ना कि वक्त ही मरहम होता है और वक्त ही खंजर भी होता है। प्रतीक के यहाँ रहते हुए कमल को लगभग 3 महीने हो गए थे। इस दौरान कमल ने एक नौकरी ढूंढ ली थी और अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढ लिया था। जहर दे देता वक्त मुझे, काश हकीकत ना बताता। कमल ने 3 महीनों में प्रतीक को अच्छी तरह से समझ लिया था। कमल और प्रतीक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जल्द से जल्द उन दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का निर्णय ले लिया। शादी के लिए प्रतीक ने मंदिर में सारी व्यवस्था कर ली थी और दुल्हन के लिबास में कमल भी पूनम के चांद की तरह लग रही थी और प्रतीक भी दूल्हे की शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था। कमल और प्रतीक ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया और प्रतीक ने कमल के गले में मंगलसूत्र पहनाकर कमल को अपना नाम दे दिया और कमल ने भी जीवन भर प्रतीक का साथ निभाने की कसम खाई। प्रतीक और कमल जब शादी करके घर पहुंचे तो घर को प्रतीक ने बहुत खूबसूरती से सजाया था। अब प्रतीक और कमल ने अपनी पहली रात सुहाग रात की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और शाम ढलकर रात में बदल गई। रात भी धीरे धीरे अपनी काली जवानी के उफान पर आने लगी थी। कमल सुहाग के सेज पर प्रतीक का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद प्रतीक कमरे में आया तो कमल की बेताबी बढ़ने लगी और कमल की धड़कन बढ़ गई। रात गहराने लगी थी। प्रतीक और कमल भी अपनी जिंदगी की पहली रात में ऐसे डूब गए जैसे बरसों के प्यासे 2 जिस्मों को इसका समुंदर मिल गया हो। और धीरे धीरे कमरे में केवल कमल की सिसकियां और प्रतीक की प्यार भरी बातें ही सुनाई दे रही थी। सुहाग रात के बाद अगली सुबह कमल ने प्रतीक के पैर छुए और बड़े प्यार से कहा, जनाब उठ भी जाइए, यह रात अभी और बाकी है। प्रतीक ने भी प्यार से जवाब दिया, जी मैडम, रात तो अभी बहुत बाकी है, पर यह कमबख्त सुबह बड़ी जल्दी हो गई। कमल ने प्रतीक की बातों का मतलब समझ लिया, पर वो ना समझ होकर बोली, अरे जनाब उठ जाइए और फिर कहीं चलते हैं घूमने, क्योंकि रात में फिर थक कर सोना भी है। कल तो रात भर आपने सोने ही नहीं दिया। प्रतीक भी उठकर बाथरूम में चला गया और नहाने के बाद आवाज लगाई, कमल मैं टॉयल लेना भूल गया, प्लीज टॉयल दे दो। कमल ने प्रतीक को टॉयल दिया और जब लौटने लगी तो प्रतीक ने कमल का हाथ पकड़कर बाथरूम के अंदर खींच लिया। फिर प्रतीक और कमल का रोमांस करीब 1 घंटे तक चलता रहा और फिर दोनों नहाकर बाथरूम से बाहर निकले। दिन भर दोनों ने साथ में समय बिताया और शॉपिंग किया और बाहर ही लंच करके दोनों देर शाम को घर लौटे। घर आकर कमल ने प्रतीक से बड़े प्यार से पूछा, सुनो ना, एक बात पूछनी थी। प्रतीक बोला, हाँ पूछो ना। कमल बोली, तुम जानते हो ना कि उन बदनाम गली में मेरी माँ की पूरी जिंदगी गुजर गई और उन्होंने मेरे परवरिश के लिए कितना कुछ किया है। क्या हम भी उन बदनाम गलियों की औरतों की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं? ये सुनकर प्रतीक ने कहा, कमल जानता हूँ कि तुम्हारी माँ जी कितना कुछ सहा है और कितना दर्द मिला है उनको जिंदगी से, और हम दोनों भी अब उन औरतों के अच्छे जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये सुनकर कमल बहुत खुश हुई और प्रतीक को गले लगा लिया और प्रतीक ने भी कमल के माथे पर प्यार से किस किया और अपनी स्वीकृति दे दी। प्रतीक के इस प्यार को देखकर कमल बहुत खुश हुई और अपनी किस्मत पर सहराने लगी। कहते हैं ना कि तकदीर के बंद पिटारे में किसे क्या मिल जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता।
कुछ ऐसा ही हुआ कमल के साथ जब उसने पहली बार उस इंसान को देखा जिसने शीला को अपनी दुल्हन बनाया था। या यूँ कहे कि कमल ने पहली बार अपने पिता को देखा, पर कमल इस हकीकत से अनजान थी कि जिस इंसान से वो मिलने जा रही है वो कहने को तो उसका पिता है, पर उस इंसान से कमल का कोई भी रिश्ता नहीं था। कमल अपने पति प्रतीक के साथ एक रोज उसी बदनाम गली में गई जहाँ पर अपना जिस्म बेच कर शीला ने कमल को इस काबिल बनाया कि कमल अब अपने पैरों में खड़ी होकर अपनी जिंदगी को आज सम्मान से जी सके। शीला ने कमल को इस बार एक नए रूप में देखा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और कमल के हाथों में प्रतीक का हाथ, जिसे देखकर शीला बहुत खुश हुई और दिल से प्रतीक और कमल को आशीर्वाद दिया। प्रतीक ने भी बड़े प्यार से शीला से बात की और कमल ने अपने फैसले के बारे में शीला को बताया कि कैसे वो इस बदनाम गली की औरतों को उनका आज सम्मान वापस दिलवाएगी और उनके पुनरुत्थान के लिए लड़ रही है, क्योंकि चाहे वो बदनाम गली की तवायफ हो, पर है तो वो भी औरतें जो अपने जिस्म पर न जाने कितने घाव सहकर उन मासूम बच्चियों की जिंदगी इंसान के रूप में छिपे शैतानों से बचाती है। पर समाज उन्हें तवायफ, गंदी बेश्या और न जाने क्या क्या बोलकर उनका उपहास करते हैं, और वो ही शरीफ लोग रात के अंधेरे में छुप छुप कर उन औरतों के जिस्म को नोचकर अपनी हैवानियत मिटाते हैं, जिसके बदले में उन औरतों को मिलते हैं सिर्फ कुछ हरे कागज के टुकड़े जिसे लोग पैसे कहते हैं। ये सुनकर शीला की आंखों में आंसू आ गए कि आज उनकी बेटी कमल कितनी बड़ी हो गई और कितनी समझदार हो गई। चाहती तो कमल भी इस दलदल में उतरकर जमाने की गंदगी में दब जाती, पर कमल ने उन लोगों की फिक्र की जिनका शायद सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। इतना सुनकर शीला ने सिर्फ इतना ही कहा, जा बेटी, तुझे भगवान हर खुशी दे और तेरा सुहाग सदा सलामत रहे। हम लोग तो बिना पति के ही हर रात सुहागन होते हैं, पर तू अपने सुहाग को अपना प्यार दे। यह आशीर्वाद लेकर कमल और प्रतीक उस गली से निकल आए और जैसे ही मेन रोड में आए तो अचानक से ही उनकी कार के सामने एक फटे हाल भिखारी आ गया, जिसे प्रतीक ने बचा तो लिया, पर हल्की सी टक्कर लगने के कारण वो भिखारी बेहोश हो गया, जिसे लेकर कमल और प्रतीक जल्द से जल्द हॉस्पिटल चले गए। अब कमल की जिंदगी का वो अध्याय फिर से शुरू होने वाला है जिससे कमल आज तक अनजान थी। प्रतीक और कमल उस भिखारी को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उस भिखारी का प्राथमिक उपचार किया और फिर प्रतीक को बताया कि उस भिखारी की हालत सही है, पर कुछ भी न खाने के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है और अभी बेहोशी होने के कारण कम से कम आज रात भर इन्हें रिकवरी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। जिस पर कमल और प्रतीक दोनों तैयार हो गए। प्रतीक को इस बात की खुशी थी कि उन लोगों ने उस भिखारी को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया और कम से कम अपने इस अपराध का पश्चाताप किया। और फिर कमल वही हॉस्पिटल में थी जब तक प्रतीक डॉक्टर से दवा लिखवाकर मार्केट से दवा और कुछ खाने के लिए ले आया। यहाँ कमल के मन में एक सवाल जरूर उठा, जो शायद कमल की जिंदगी का बहुत ही अनसुलझा सवाल बनने वाला था। कमल अपने इसी सवाल में खोई हुई थी और शायद अपने सवाल के जवाब के इंतजार में थी कि तभी कमल के कानों में प्रतीक की आवाज़ पड़ी, हेलो मिसेस कमल। प्रतीक, कहाँ गुम है आप? कमल ने जवाब दिया, कहीं नहीं, बस कुछ सोच रही थी। प्रतीक बोला, क्या सोच रही थी मैडम? कमल बोली, कुछ नहीं, बस कुछ ख्याली पुलाव। इतना कहकर कमल धीरे से मुस्कुरा दी और कमल को मुस्कुराता देखकर प्रतीक भी मुस्कुरा दिया और फिर दोनों हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद कमल और प्रतीक अपने घर के सामने थे और फिर प्रतीक के घर के अंदर चला गया और कमल वहीं घर के सामने गार्डन में बैठकर उसी भिखारी के बारे में सोचने लगी। न जाने क्यों कमल न चाहते हुए भी बार बार सिर्फ उस भिखारी के बारे में सोच रही थी और ये परेशानी अब कमल के चेहरे पर साफ दिखने लगी थी, जिसे अब प्रतीक ने पढ़ लिया था। रात में प्रतीक और कमल ने बाहर होटल में डिनर किया और फिर कमल के कहने पर दोनों हॉस्पिटल गए और उस भिखारी का हालचाल लिया। डॉक्टर ने बताया कि उसको होश तो आया है, पर वो अभी सो रहा है, जिस कारण से आप उससे सुबह मिल लेना। इतना सुनकर कमल ने राहत की सांस ली और दोनों घर आ गए।
घर पहुंचकर प्रतीक ने कमल से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कमल बोली, हाँ तबीयत तो ठीक है, पर ना जाने क्यों बार बार मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि उस भिखारी के घर वाले उसकी कोई खोज खबर ले रहे हैं या नहीं, क्या उसके घर में कोई उसका साथ देने वाला है या नहीं। प्रतीक बोला, तुम भी इतनी सी बात की सुबह से टेंशन ले रही हो? अरे उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे, या हो सकता है कि उसका कोई भी ना हो इस दुनिया में। प्रतीक की इस बात को सुनकर कमल को थोड़ा सुकून मिला कि शायद उसके घर वाले उसे ढूंढ ले, या हो सकता है कि अकेला ही हो इस दुनिया में। अब रात भी गहराने लगी थी तो प्रतीक और कमल थोड़ा रोमांटिक टाइम साथ में बिताकर सो गए और अगली सुबह प्रतीक और कमल फिर से उसी बदनाम गली गए। और आज कमल अपनी माँ को लेकर उस छोटे से बंद कमरे से निकालकर अपने साथ घुमाने ले गई और फिर उन तीनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। या यूँ कहें कि आज पहली बार शीला ने इतनी हंसी दुनिया को अपनी आंखों से देखा था, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, समतल मैदानी छेद, कुछ नई नई सी दुनिया देखी। प्रतीक और कमल के साथ आज पहली बार शीला ने अपनी जिंदगी को खुलकर जिया है, नहीं तो आज तक वो केवल रौंदी गई थी, मसली गई थी और लूटी गई थी। आज पहली बार शीला की आंखों ने खुद को वो नज़ारे दिखाए थे जो कभी भी उन बंद कमरों में नहीं देख सकी थी। शाम को लौटते वक्त तीनों ने बाहर ही खाना खाया और थोड़ा खाना प्रतीक ने पार्सल करवा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पर पिछले दिन उस भिखारी को एडमिट किया था, लेकिन रात होने के कारण केवल एक ही व्यक्ति को एक बार में मिलने की इजाज़त थी। इसलिए कमल उस पार्सल खाना को लेकर अंदर गई। कमल को देखकर उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने बड़े प्यार से कमल के सर पर हाथ फेरकर दुआएं दी और उसके बाद कमल वार्ड से बाहर आ गई। अब प्रतीक वार्ड में गया। उस भिखारी ने प्रतीक को भी आशीर्वाद दिया और धन्यवाद किया क्योंकि प्रतीक और कमल ने उसे बचाया था। प्रतीक ने वार्ड से निकलते वक्त उस भिखारी से कहा, बाबा आप मेरी माँ को भी आशीर्वाद दे दो। और फिर प्रतीक भी बाहर आ गया। फिर कमल शीला को लेकर वार्ड में गई क्योंकि शीला नहीं जानती थी कि इस वार्ड में भर्ती वो भिखारी ही उसका पति है। जब शीला ने अपने पति को और उसके पति ने शीला को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए कि जिंदगी के ढलते हुए मोड़ पर मिले तो भी इस जगह और इस हाल में कि ना तो एक दूसरे से कुछ पूछ सकते थे और ना ही एक दूसरे को कुछ बता सकते थे। पर हाँ, दोनों की आंखों से बहते आंसुओं ने शायद बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया हो और दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी वहाँ ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स ने आदेश दिया कि मरीज से मिलने का वक्त खत्म हो गया है, पर शायद शीला के लिए उस एक मुलाकात ने उन पुराने जख्मों को हरा कर दिया और फिर भी शीला ने अपने दिल के जख्मों को छुपाना ही बेहतर समझा और अपने दिल ही दिल में सुबकती सी वो कार में आकर बैठ गई। और फिर प्रतीक ने शीला को उसी बदनाम गली के उस कोठे में छोड़ दिया जो अब शीला का घर कहलाता था। और फिर प्रतीक और कमल अपने घर को लौट आए, पर कमल के मन में अब नए सवालों ने जन्म ले लिया था कि आखिर उस भिखारी और उसकी माँ का क्या रिश्ता था जो दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। इधर शीला उस रात फूट फूट कर रोई क्योंकि आज वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ पहली बार उस इंसान की दुल्हन बनी थी और अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अगली सुबह कमल शीला के पास आई और शीला को रोता हुआ देखकर पूछी, माँ क्या बात है? कल रात से तुम बेचैन हो? क्या तुम उस भिखारी को जानती हो? क्या तुमसे उसका कोई रिश्ता है? शीला को आज पहली बार किसी के कंधे का सहारा मिला था और उसने कमल के कंधे पर अपना सर रखकर अपना सारा दुख दर्द और अपनी जिंदगी की हकीकत कमल के सामने खोल दी और पूरी कहानी बताकर उसने ये भी बताया कि उस आदमी से शीला का क्या रिश्ता है और वो क्यों किसी की पत्नी होकर भी इस कोठे तक पहुंची और क्यों आज उस बदनाम गली में शीला के नाम के चर्चे मशहूर थे। और अपनी पूरी जिंदगी कमल के सामने पन्ने दर पन्ने जो लिखा था वो सब बता दिया। इतना सुनकर कमल भी रोई कि कैसे उस आदमी की वजह से शीला को हर रात बिकना पड़ता था और क्यों वो आज भी उस आदमी को इतना समझ रही है। इतनी हकीकत सुनकर कमल उस बदनाम गली से निकलकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची और फिर उस भिखारी से मिलकर
उसने अपनी माँ के साथ किए गए अत्याचारों के जवाब मांगे। इस तरह कमल के इतने सारे सवालों के जवाब में उस भिखारी ने बताया कि कैसे शीला के पिता ने शीला का सौदा किया था और ये जानकर भी मैं नामर्द हूँ फिर भी उसकी शादी मुझसे करवा दें, क्योंकि इसके बदले में शीला के बाप को हर रोज एक मोटी रकम मिलती थी जिससे वो अपने जीवन यापन और शौक पूरे करता था। उस भिखारी ने यह भी बताया कि कैसे शीला के जाने के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई और वो इस हाल में दर दर की ठोकरें खाकर जिंदा है, शायद इसीलिए कि वो एक बार शीला से माफ़ी मांग सके और शीला उसे माफ़ कर दे। इतना सुनकर कमल ने प्रतीक को फ़ोन किया और बताया कि तुम माँ को लेकर मंदिर आओ। और फिर कमल ने उस भिखारी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर मार्केट से नए कपड़े दिलवाए और उसे अपने घर लाकर नहलाकर तैयार किया और फिर दोनों कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल गए। और थोड़ी ही देर में दोनों मंदिर पहुंच गए जहां प्रतीक शीला के साथ मंदिर में था। मंदिर में कमल ने शीला और उस भिखारी को मिलवाया और दोनों के आपस के गिले शिकवे दूर करवाकर फिर से दोनों को एक दूसरे का हमसफर बनाया, जिसकी गवाह वो खुद और उसका पति दोनों थे। और फिर उन दोनों ने साथ फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाई और इस बार वो चारों अपने घर की ओर चल पड़े, जहां चारों हंसी खुशी रहने के सपने सजाने लगे। इस बात को कई साल बीत गए और फिर कमल एक एनजीओ से जुड़ गई जो उन बदनाम गली की औरतों की भलाई के लिए काम करती है और कमल ने उस एनजीओ को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया।